Very good morning to plus two class students. Yesterday, I started a topic related to India's foreign policy, in which I told you that every country's foreign policy is affected by its internal and external factors, and India's foreign policy was also facing the same thing when we got independence in 1947. At that time, it was a time of Cold War. It was a time of two military blocks were there in the world, and it was the establishment of UNO, United Nations Organization. So all these things to have be under the consideration, we have to make our foreign policy, we have to make our relations with the rest of the world. So let's start the for these India make some constitutional principles, and these principles we also wrote in our constitution, and these are called the नीति निर्देशक सिद्धांत. सो क्या थे वो नीति निर्देशक सिद्धांत, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जिसे हमने अपने कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, और आर्टिकल 51 में ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स हमने लिखे हुए हैं. लेट्स सी. फर्स्ट प्रिंसिपल जो इसमें दिया गया है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, कि भारत जो है वो दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सिक्योरिटी, जिसमें इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को जो है उसकी अभिवृद्धि करेगा, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का काम करेगा. भी हम अपने रिलेशन जो है वो एक दूसरे की बाउंड्री का सम्मान करते हुए और विद जस्टिस से उसको फॉलो करेंगे. संगठित लोग एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का काम करेंगे, यानी कि जितनी भी इंटरनेशनल पीस ट्रीटी हम लोगों ने की हुई है या कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे हमने एक दूसरी कंट्री के साथ ट्रीटीज़ की हैं उसका हम सम्मान करेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के माध्यम द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा. और जो है वो इंटरनेशनल इशू को जो हम लोग निपटाने के लिए जो है वो एक मध्यस्थता, जिसको बोलते हैं कि बातचीत के द्वारा बैठकर इंटरनेशनल इशू को जो है वो सुलझाया जाएगा. सो फॉर ऑल दीज थिंग्स वी अडॉप्ट ए पॉलिसी, एंड द पॉलिसी वाज कॉल्ड नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, गुट निरपेक्षता की नीति. जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हो गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में, भी किसी भी ब्लॉक में शामिल ना होना एक गुट निरपेक्षता की नीति थी. गुट ऐसे दो गुट बने थे कोल्ड वॉर के अंदर, शीत युद्ध के अंदर ऐसे दो गुट बन चुके थे. पूरी दुनिया जो थी वो दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो चुकी थी. अभी देखते हैं वो क्या था. और गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में स्टार्ट करने से पहले बताऊंगा कि गुट निरपेक्षता की नीति एक ऐसी नीति थी जिसमें किसी भी गुट में शामिल न होना और अपना स्वतंत्र रहना. कोई भी कंट्री किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा. और जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, इंडिया ने उन न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री से भी यही कहा कि भी किसी भी ब्लॉक में ना शामिल होकर जो है इंडिपेंडेंट रहने के लिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो देश आज़ाद हुए थे उनके लिए ऐसा ही आह्वान किया. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, गुट निरपेक्षता की नीति. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने आप में कोई स्वतंत्र घटना नहीं है. पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष चल रहे थे. अब ये उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद क्या थे? उपनिवेशवाद का मतलब होता है कॉलोनियलिज्म. इंडिया वाज आल्सो ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर. साम्राज्यवाद जब कोई पावरफुल कंट्री अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड करती है या किसी दूसरे देश के ऊपर किसी दूसरे देश की बाउंड्री को अपने कब्जे में करती है, उसको साम्राज्यवाद बोला जाता है. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी इसी विश्वव्यापी संघर्ष का हिस्सा था. इस आंदोलन का असर एशिया, अफ्रीका और कई मुक्ति आंदोलनों पर हुआ. आज़ादी मिलने से पहले भारत के राष्ट्रीयवादी नेता दुनिया के अन्य उपनिवेशों में मुक्ति संग्राम चला रहे नेताओं के संपर्क में थे. यानी कहने का मतलब है भी यहाँ भारत के जो नेता थे, जो भारतीय नेता दुनिया के अन्य देश जो कि गुलाम देश थे या जो किसी पावरफुल कंट्री के अंडर में थे, उन देश के नेताओं के साथ कहीं ना कहीं टच में थे. ये सभी नेता आखिर उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक सांझी लड़ाई लड़ रहे थे. नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी, याद रखिएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक आर्मी बनाई गई थी जिसे इंडियन नेशनल आर्मी का नाम दिया गया था, वो भी बनाई थी जिससे के जरिए कि वो
अंग्रेजों को भारत से बाहर भेजना चाहते थे, निकालना चाहते थे। किसी राष्ट्र की विदेश नीति उसके अंदरूनी और बाहरी सरोकारों की झलक मिलती है। कोई भी देश जब अपनी विदेश नीति तय करता है तो उसके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों ही काम करते हैं उसमें। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जिस उदात्त विचारों से प्रेरित था उसका असर उसकी विदेश नीति पर भी पड़ा। बहरहाल भारत को जिस वक्त आज़ादी हासिल हुई उस समय शीत युद्ध का युग जो था वो शुरू हो चुका था। आप समकालीन विश्व राजनीति के किताब से पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि शीत युद्ध के दौर में दुनिया दो खेमों में बंट रहे थे। एक खेमे की अगुवा या एक खेमे को जो लीडिंग कर रहा था वो संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे को सोवियत संघ कर रहा था। दोनों ही खेमों के बीच विश्व स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य टकराव जारी था। इसी दौर में संयुक्त राष्ट्र संघ भी अस्तित्व में आया, यानी कि यूएनओ भी इसी टाइम बना और न्यूक्लियर वेपन का जो टाइम था वो भी शुरू हो चुका था। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो चुकी थी। उपनिवेश की प्रक्रिया भी इसी दौर में आरंभ हुई थी और भारत के नेताओं ने अपने राष्ट्रीय हित भी इसी संदर्भ में साधने थे। कहने का मतलब है हमने अपनी विदेश नीति जो बनानी थी वो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही बनानी थी। चलिए आगे देखते हैं।